हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रामसे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिक्स। दोस्तों, अभी तक मैंने पॉलिटिक्स के काफी टॉपिक कवर अप करवा दिए, जिसमें कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। आपके वनडे एग्जाम में संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे कवर अप करवा दिए हैं। आई होप आपने वो तीनों वीडियो अच्छे देख लिए होंगे। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो जाकर के आपने ध्यान से देखिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम आपके वन एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको डीप में यहाँ पे पढ़ेंगे। उनका सबका डीप में एनालिसिस यहाँ मैं आपको करवाऊंगा, जिसके लिए आपको पिछली वीडियो देखना काफी जरूरी है, याद रखूँ अनिवार्य है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, जिनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि देखिए दोस्तों, वर्णन इसका, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान की किसमें दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से संबंधित है हमारे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, अब पहली बार भी पूछा जाता है कि देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 को ही हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी आपके मंडे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो अब आपका आंसर क्या होगा, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें मैग्ना कार्टा है क्या, समझिए इसके बारे में। बस ये कि ब्रिटेन से दी गई एक व्यवस्था है जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके बारे में आप पढ़ने पढ़ लिया अलग से, वरना उसमें जान लीजिए कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी हम भाग 3 को जानते हैं। ठीक है, आपका अगर देखिए, जो जैसे कि आपको पता हो कि हमारे मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था कि कहाँ से दिए गए हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, जो मैंने आपको उससे पहले वीडियो बनाई संविधान के भाग के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आप अगर उनको देखेंगे तो आपको काफी अच्छी तरीके समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए, जब हमारा संविधान बना था, यानी कि हम कहते हैं मूल रूप से संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, पर इस टाइम कितने वर्तमान में 6 हैं। तो ऐसे कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि समाप्त हो चुका है। देखिए दोस्तों, 44 यानी 44वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तब आपका आंसर क्या होगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। और इसको दोस्तों वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में अब 301 के तहत क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर एक क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में हमारे जितने 6 मौलिक अधिकार है उन सबके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं मौलिक अधिकार, आप इनको इसी ही सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके अनुच्छेद मिसमैच में हो जाए। देखिए, पहला आपका आता है समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद जिसका वर्णन हमको 14 से लेकर के 18 के बीच में देखने के लिए मिलता है। दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हमको अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 में मिलता है। आपका तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन हमको अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में मिलता है। आपका चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक देखने के लिए मिलता है। पांचवा आपका मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1930 में बताए गए हैं। छठा आपका मौलिक अधिकार है और आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन कहाँ पर है, अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो अब हम पहले से देते हैं, पहला समता या समानता का मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बारे में हमको कहाँ से कहाँ मिलती जानकारी, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसके बारे में हमको दिया बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 दोस्तों क्या कहता है, हमारा अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि से संबंधित कानून के समक्ष। ठीक है दोस्तों, इसके तहत कानून के समक्ष सभी लोग समान है। विधि का मतलब कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति बराबर है, चाहे वह राष्ट्रपति है, चाहे एक आम नागरिक है। कानून संविधान के अनुसार कानून के समान हर कोई व्यक्ति समान है। ठीक है, आपको फिर अगला आता है अनुच्छेद 15, इस संबंधित अनुच्छेद 15 जाति धर्म, देखिए धर्म जाति लिंग जन्मस्थान आदि पर विवेक पर रोक। दोस्तों अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ संविधान ने जो राइट दिया है कि धर्म जाति लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर उस व्यक्ति के साथ हम किसी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पहले पता होगा कि पुराने जमाने में जिस तरीके लोगों की सोच हुआ करती थी, पहले हमारा समाज अपर कास्ट और मिडिल और लोअर कास्ट में डिवाइड था। कहीं ना कहीं आज भी हमको देखने को मिलता है ये सब चीज़ें, हालांकि पहले कम हुआ है। तो क्या होता था कि अपर कास्ट कहे जाने वाले लोग लोअर कास्ट को हमेशा दबा करके रखा करते थे, जिसलिए उनके साथ भेदभाव किया करते थे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान में इसलिए इस पे समानता के अधिकार को मूल रूप से जोर दिया गया। हर व्यक्ति को एक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, ठीक है, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। हर कोई व्यक्ति हमारे संविधान के अनुसार, हमारे संविधान की नजरों में बराबर है, ठीक है। आपका देखिए अगला आता है 16वां अनुच्छेद, कहता है लोक निधन के अवसर में समानता। लोक निधन मतलब लोक और निधन मतलब अवसर, यानी कि लोगों के लिए अवसर क्या होते हैं, सरकारी नौकरियां, जितनी भी नौकरी वगैरह है, सरकारी नौकरियों में आप सभी हर किसी वर्ग के व्यक्ति को बराबर की समानता, चाहे वह किसी भी धर्म जाति से संबंधित क्यों ना हो। लोक निधन में उसके लिए सभी की समानता है। आपको सरकार किसी भी जॉब में बैठने से रोक नहीं सकती, आपको बातें नहीं कर सकती, ठीक है। आपका अगला अनुच्छेद है 17वां, इसमें बताया गया अस्पृश्यता का अंत। यानी कि दोस्तों अस्पृश्यता मतलब समझिएगा छुआछूत का अंत, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले जैसे मैं आपको बताया ना पहले कि भेदभाव हुआ करता था कि छोटे अपर और लोअर में हमारा समाज डिवाइडेड था। जैसे क्या होता है कि लोअर अपर कास्ट कहे जाने वाले लोग लोअर कास्ट को चुनना ही पसंद नहीं करते या कुछ धर्म के खिलाफ मानते थे, जो कि इनकी छोटी मानसिकता के कारण होता था, ठीक है। तो इसमें 70 में बताया गया में कि अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी किसी भी व्यक्ति का छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, हम किसी को भी छू सकते हैं। फिर आपका अगला आता है अनुच्छेद 18, इसमें बताया गया तो उपाधियों का अंत, उसमें अंत किया गया है। जितनी भी हमको उपाधियां मिलती है उन सभी का अंत किया गया है। जैसे कि आप सिपाही सेना के, जैसे कि आपने देखा कि पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ राजा महाराजा होते थे खुद में कुछ उपाधि धारण कर लिया करते थे। जैसे कि इसने राजा महाराजा की कुछ भी धारण कर ली उपाधि, कई सारी उपाधि किसी ने सम्राट की कर ली धारण कर ली उपाधि, किसी ने सिकंदर की कर ली उपाधि धारण। तो ऐसे क्या करते थे, राजा महाराजा खुद में ही उपाधि धारण कर लिया करते थे, खुद अपनी मर्जी से। लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत इन सबका अंत करके इन सबका अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत। यानी कि अब क्या होता है, अगर आपको कोई भी माना कोई हमें मिलती है उपाधियां, अगर जो आपको मिलती उपाधियां वो सब कैसे मिलती है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। आपको कोई भी अगर इस टाइम अगर उपाधि मिल रही है तो वो किस में मिलती है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही आपको कोई उपाधि दी जा सकती है। आप अपनी मर्जी से कोई उपाधि धारण नहीं करते, ठीक है। आपका अगला है अनुच्छेद, फिर आपका दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। देखिए 19 को ही कई सारे पार्टों में बांटा गया है, इसमें कि 19 से पहला पार्ट आपको कहता है बोलने की स्वतंत्रता। आप कुछ भी अपनी बात को किसी तरीके से बोलने के लिए स्वतंत्र है, बस ये भी अपशब्द ना हो, ठीक है, वरना आपके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है आपका शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप देखते हैं ना कि आज के टाइम में धरने प्रदर्शन आंदोलन वगैरह होते हैं या भी पहले भी होते रहे हैं, तो इन सब ये भी हमारे मौलिक अधिकार के तहत आते हैं, अगर आपको पता हो तो। ये कि हम जो भी प्रदर्शन, जो भी आंदोलन, जो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। इनमें किसी भी तरह की हिंसा यानी कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, अहिंसा पूर्वक यानी कि नॉन वायलेंस होनी चाहिए। अगर आपके धरनों में अगर हिंसा हुई तो आपके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। आपका अगला आता है सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप दोस्तों सभा बना सकते हैं, सभा बना करके कहीं भी आप एकत्र हो सकते हैं, समूह बना करके आप एकत्र होकर कहीं बातचीत कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये भी आपको एक मौलिक अधिकार दिया गया है। बस हर किसी में कंडीशन क्या है कि अगर आपने सभा बना रखी है तो वहाँ भी किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका अगला आता है भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। दोस्तों बस आप भारत में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको सरकार कहीं भी घूमने के लिए मना नहीं कर सकती। बस कुछ हमारे जैसे कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे बनाए गए हैं जो कि आपकी सुरक्षा के लिहाज से उन क्षेत्रों को घूमने से बैन किया गया है, वरना भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के किसी भी को घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बताओ कि अंडमान निकोबार में कुछ जगह, कुछ आइलैंड ऐसे हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, तो कुछ आइलैंड ऐसे हैं 11 समथिंग जहाँ आप नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है।
अगर आप वहाँ घूमने जाएंगे तो आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए वहाँ रहने, वरना आप भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से विचरण यानी कि आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला है कृषि में भारत में निवास की स्वतंत्रता। हर किसी व्यक्ति को, हर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जाकर के निवास कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। ये एक राज्य व्यक्ति हो सकता है कि यहाँ पर यहाँ रहे, किसी भी राज्य में रहे, उसका वो फंडामेंटल राइट है कि उसको कहाँ रहना है। ठीक है, तो भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, ये इसका फंडामेंटल राइट है। अगला इसमें भारत में आजीविका रोजगार की स्वतंत्रता। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर के रोजगार यानी जॉब कर सकता है, ये वो उसका राइट है कि उसको किस राज्य, किस क्षेत्र विशेष में रोजगार करना है, वो उसका अपना राइट है। सरकार आपको किसी भी क्षेत्र में रोजगार करने से नहीं रोक सकती या बातें नहीं कर सकती, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आपका बताया आंसर 20। देखिए 20 में आपको बताया गया है कि अपराध के दोष से संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसके भी अपने फंडामेंटल राइट है। इसके मतलब किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया तो उसको डायरेक्ट फांसी वगैरह दे दी जाए, उसके लिए भी हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया बनाई गई जिससे उसको सजा के प्रावधान किए गए। ठीक है, तो इससे पहला क्या किया गया है, व्यक्ति को उसी समय के कानून के आधार पर, उसी समय के कानून के आधार के अनुसार पनिशमेंट किया जाएगा जब अपराध किया था। इस पॉइंट को, व्यक्ति को उसी समय के कानून के आधार पर सजा होगी जब उसने क्या किया था, वो अपराध किया था। माना कि सपोज मानिए, इस पॉइंट को समझिए, ये 2021 चल रहा है, माना आज किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली। अगर माना किसी व्यक्ति ने आज चोरी की है, अभी 2021 के कानून के अनुसार चोरी करने का माना कि उस व्यक्ति को 6 माह की सजा का प्रावधान है। बट माना कि ट्रायल चलता रहा, कोर्ट कार्रवाई, माना के पास जाकर के 2 साल में उसको उस पर प्रूफ हो गया कि हाँ कि इस व्यक्ति ने चोरी की थी, यानी कि माना उसको 2023 में जाकर के वो दोष सिद्ध उस पर होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने चोरी की थी। अब वह ये कि 2023 में चोरी की सजा 6 माह से 6 माह ना होकर के बढ़ करके 12 माह हो चुकी है। कानून में बदलाव हुए जिसके कारण अब चोरी की सजा 6 माह न होकर के 12 माह कर दी गई है। तो क्या उसको जो मिलेगी पनिशमेंट है वो 12 माह की मिलेगी? नहीं, उसको सजा उसी अनुसार मिलेगी, उसी समय के कानून की ब्याह मिलेगी जब उसने अपराध किया था। यानी कि उसने अगर कोई अपराध 2021 में किया था तो उसको सजा भी 2021 के कानून के आधार पर ही मिलेगी, ना कि 2023 के कानून के आधार पर, जो कि मैंने आपको मैंने एग्जाम्पल देकर के बताया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ गए आप आगे मिल जाएंगे। आपका अगला इसमें खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध किसी भी तरीके का कोई टॉर्चर करेंगे, सरकार उसको किसी तरह का कोई टॉर्चर या फोर्स करके उसको खुद के विरुद्ध ही गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आपका अगला है एक अपराध के एक ही बात सजा। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने चोरी करी तो पुलिस उसको हर 6 महीने में बार आकर के पुलिस आगे उसको जेल में डाल दे रही है, कि उसको एक ही अपराध के लिए बार उसको सजा दे रही है, ये हमारे कानून में मान्य नहीं है। यानी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती। ठीक है, आपका अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। आपका अनुच्छेद 21 संबंधित है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम बोलते हैं जीवन का अधिकार, यानी जीवन के अधिकार से संबंधित हम अनुच्छेद 21 को बोलते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 21 का एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको दोस्तों जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 21A को कब जोड़ा गया, तो 2002 में। अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के जरिए, तो 86वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया 2002 में जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना, मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना वो उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आपका इसमें आगे आपका अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 किस संबंधित आपका गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। हमारे देश में हर किसी को अपने राइट देने, चाहे वो बेशक मुजरिम ही गुनाह हो, उसके लिए अपने संवैधानिक राइट है। देखिए इसमें 22 के पहले पॉइंट में कहा गया है कि कारण पूछने का अधिकार। आपको पुलिस बिना किसी कारण कि अगर आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको फंडामेंटल राइट है कि आप उस कारण पूछ सकते हैं कि आपको किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आपको किस तहत मिला राइट है?
ये आपको अधिकार अनुच्छेद 22 से तय मिला है कि आप पुलिस से कारण पूछ सकते हैं कि आपको किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, आपका अगला आता है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति। यानी कि देखिए, किसी मुजरिम ने कोई जुर्म किया, चाहे वो मुजरिम नहीं है, उसको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। उसको 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट यानी कि जो आपका क्षेत्र जीएम एसडीएम होगा उसके समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। बस देखिए 24 घंटे में क्या ऐड नहीं होता, 24 घंटे में जो आपका आवागमन में जो समय होगा, यानी कि जो उसको लाने में और लेके जाने में जो टाइम वेस्ट होगा उस व्यक्ति को, वो टाइम काउंट नहीं होगा। बाकी 24 घंटे के अंदर आपको उसको पेश करना है आपके मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, आपका इसमें आ गई है मनपसंद कानूनी सलाहकार या फिर वकील। यानी कि कोई अगर मुजरिम है तो आपको पता है उसको भी राइट होता है कि वो अपनी मनपसंद के अनुसार अपना वकील हायर कर सकता है अपने केस लड़ने के लिए। ठीक है, हर किसी को राइट है। तो हमारे संविधान के अनुसार मैंने आपको आज जो हमारे मौलिक अधिकार थे, एक आपका समानता अधिकार और दूसरा आपका स्वतंत्रता अधिकार, इसके बारे में बता दिया है। बाकी सबको मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट में कवर अप करवाता हूँ क्योंकि एक बार में बोर्ड में देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम इसके पार्ट में ऐड कर दो, इसलिए मैं इसके पार्ट बना करके आपको सारे मौलिक अधिकार कवर करवा दूंगा। ये दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपने इसको समझना है तो इसके लिए आपको इसके पिछले पार्ट भी देखने बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाई और हर चीज समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।